हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन। मैं मयंक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, सीए एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। सो वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। बहुत ज़्यादा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। बट फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होगा या नवंबर अटेम्प्ट भी कैंसिल होगा, तो प्लीज़ इस तरह का कोई भी एजम्पशन ना लें। एंड वैसे आपको चैनल के नाम से ये आइडिया लग गया होगा कि वीडियो का मटेरियल क्या हो सकता है, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं अपने वीडियोस में सीए इंटर लेवल के सेकंड ग्रुप के एडवांस अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और साथ ही मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा प्रैक्टिस मैनुअल स्टडी मटेरियल, आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पहला वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिपार्टमेंटल अकाउंट। फ्रेंड्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिपार्टमेंटल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट ये दो चैप्टर मिला के इन ओल्ड सिलेबस 16 मार्क्स के क्वेश्चंस 100% आते हैं। और अगर बात करें न्यू सिलेबस की, तो ये दोनों चैप्टर मिला के न्यू सिलेबस में 20 मार्क्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर हम इन दोनों चैप्टर्स में अपनी ग्रिप बना लेते हैं तो आई थिंक हम आसानी से 16 to 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट की। डिपार्टमेंटल अकाउंट को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। वैसे डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और दूसरा रिटेल डिपार्टमेंट। दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर का कवरेज क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग, उसके बाद हम जानेंगे फंक्शनिंग, किस तरह से फंक्शन करता है डिपार्टमेंट। उसके बाद हम जानेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम आपको बताएंगे स्टॉक रिजर्व यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है। तो बात करते हैं मीनिंग की। डिपार्टमेंटल अकाउंट की मीनिंग, उससे पहले हम जानेंगे डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं। तो डिपार्टमेंट्स आर यूनिट्स। डिपार्टमेंट्स क्या हैं? यूनिट्स हैं। डिपार्टमेंट्स आर यूनिट्स ऑफ अ कंपनी। किसकी यूनिट्स? कंपनी की यूनिट्स। इंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो कोई एक कंपनी है जिसकी अलग अलग कई सारे यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। तो इन यूनिट्स को हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं, और इन डिपार्टमेंट्स की एक सेपरेट एंटिटी की तरह अकाउंटिंग करना डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है। तो अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गई मीनिंग। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनिंग। डिपार्टमेंट अकाउंट किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से कार्य करता है डिपार्टमेंट्स। तो एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल को लेके हम आपको समझाएंगे इन ईजी वे कि डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। X डिपार्टमेंट, Y डिपार्टमेंट
एंड जेड डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 3 यूनिट्स हैं XYZ लिमिटेड की। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शनिंग की, यानी कि डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट X, डिपार्टमेंट Y एंड डिपार्टमेंट Z। डिपार्टमेंट X ने परचेज किया रॉ मटेरियल। क्या परचेज किया? रॉ मटेरियल। और उस रॉ मटेरियल को डिपार्टमेंट X ने किया प्रोसेस। प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद जो तैयार हुआ वो है WIP। क्या है? WIP। तो डिपार्टमेंट X के लिए ये WIP तो सेल है, और इस WIP को डिपार्टमेंट X ने ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट Y को। क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया Y को। क्या क्या ट्रांसफर किया? WIP। ये WIP डिपार्टमेंट Y के लिए क्या है? कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट है। अब आगे क्या हो रहा है? आगे डिपार्टमेंट Y ने इसमें भी प्रोसेस किया। डिपार्टमेंट Y ने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद गुड्स तैयार हुआ, उसको हम कहेंगे फिनिश्ड गुड्स। क्या कहेंगे? फिनिश्ड गुड्स। अब ये फिनिश्ड गुड्स डिपार्टमेंट Y ने ट्रांसफ़र किया डिपार्टमेंट Z को। किसको ट्रांसफ़र किया? डिपार्टमेंट Z को। और डिपार्टमेंट Z के लिए ये फिनिश गुड्स क्या है? ये फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट Z के लिए कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट है। और डिपार्टमेंट Z ने उस फिनिश गुड्स को सेल किया। क्या किया? सेल किया। सेल से पहले क्या हुआ? सेलिंग एक्सपेंस हुआ। सेलिंग एक्सपेंस हुआ जो डिपार्टमेंट Z ने किया। सेलिंग एक्सपेंस के बाद उस डिपार्टमेंट Z ने उसको सेल कर दिया कंज्यूमर को। किसको? कंज्यूमर को। ये है फंक्शन। डिपार्टमेंट्स इस तरह से फंक्शन करते हैं, इस तरह से डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। सर ये तो ठीक है कि डिपार्टमेंट X ने डिपार्टमेंट Y को WIP भेजा, डिपार्टमेंट Y ने डिपार्टमेंट Z को फिनिश गुड्स भेजा। अब हमें इन तीनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। किस लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको यहां कहीं प्रॉफिट दिखा? जी नहीं। प्रॉफिट है यहां? जी हाँ। कैसे? इस तरह से कि डिपार्टमेंट X ने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसे प्रोसेस किया, फिर उसके बाद वो WIP बना। अब क्या डिपार्टमेंट X ने जो कॉस्ट लगाई है उस कॉस्ट में डिपार्टमेंट Y को दे देगा? जी नहीं। वो प्रॉफिट लोड करेगा। क्या लोड करेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट लोड करेगा वो। और ये
डिपार्टमेंट वाई के लिए प्रॉफिट के साथ डिपार्टमेंट वाई के लिए ये कॉस्ट हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट वाई इसमें प्रोसेस करेगा और फिनिश गुड्स तैयार करेगा, फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र करेगा जब डिपार्टमेंट जेड को, तो वहाँ भी डिपार्टमेंट वाई प्रॉफिट लोड करेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट जेड जब फिनिश गुड्स को सेल करेगा कंज्यूमर को, तो यहां भी प्रॉफिट लोड करेगा। तो ये फंक्शन है डिपार्टमेंट्स का, इस तरह से डिपार्टमेंट्स फंक्शन करते हैं। तो यहां से गुड्स तैयार हुआ, यहां गया, यहां से गुड्स तैयार हुआ, यहां गया, फिर लास्ट में कंज्यूमर के पास चला गया। इस बीच डिपार्टमेंट एक्स ने अपना प्रॉफिट लोड किया, डिपार्टमेंट वाई ने अपना प्रॉफिट लोड किया, डिपार्टमेंट जेड ने अपना प्रॉफिट लोड किया। बट ये सारे प्रॉफिट्स अल्टीमेटली किसके हैं? एक्स वाई जेड लिमिटेड के। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड का प्रॉफिट हम कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो आंसर ये है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड का प्रॉफिट इवेल्युएट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट। ठीक, तो कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट क्या है? कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनता है एक्स वाई जेड लिमिटेड के प्रॉफिट को इवेल्युएट करने के लिए। यहां पर हम एक्स वाई जेड तीनों के प्रॉफिट या लॉस को इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देन कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम एलोकेट नहीं कर सकते एक्स वाई जेड लिमिटेड के बीच में, वो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। साथ ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं स्टॉक रिजर्व, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक, तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो फंक्शनिंग क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच डिपार्टमेंट फंक्शन एज सेपरेट यूनिट। कैसे? सेपरेट यूनिट किस तरह से फंक्शन करता है? एक सेपरेट यूनिट की तरह। किस लिए हमने कहा सेपरेट यूनिट? क्योंकि सेपरेट यूनिट की तरह फंक्शन करता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ईच डिपार्टमेंट फंक्शन एज सेपरेट यूनिट। सेपरेट यूनिट की तरह ये फंक्शन करता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका सेपरेट एंटिटी को इसको सेपरेट एंटिटी मानते हुए हम इसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। आगे, इट मींस ईच डिपार्टमेंट लोड प्रॉफिट एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। ओके, जो मैंने यहाँ पे बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट लोड किया, ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट लोड किया, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में। ईच डिपार्टमेंट फंक्शन एज सेपरेट यूनिट। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि ईच डिपार्टमेंट लोड प्रॉफिट एट टाइम ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर के टाइम पे क्या करते हैं? प्रॉफिट लोड करते हैं। अकॉर्डिंगली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर्ड सेपरेटली। ठीक, तो बात समझ में आ गई? मीनिंग समझ में आ गई? डिपार्टमेंटल अकाउंट की मीनिंग क्या होती है, फंक्शनिंग कैसे है, ये हम समझ लिए। अब हम बात समझते हैं फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है फ्रेंड्स?
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मुझे लगता है आप सभी बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट 12th से हमें सिखाया जाता है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैं आपको फॉर्मेट एक बार समझाऊंगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे, हम एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप सबको फॉर्मेट तो आप सबको वैसे पता ही होगा, बट फिर भी आप एक बार देख लें। यहाँ पे ए बी सी 3 अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ओपनिंग स्टॉक होता है, आपको पता है, टू परचेज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके बाद मैंने जैसे कि एग्जांपल में बताया कि ट्रांसफ़र करते हैं, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को, डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट सी को, जो भी ट्रांसफ़र किया वो ट्रांसफ़र यहाँ पे डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी जो ट्रांसफ़र करेंगे वो यहाँ पे, और जो ट्रांसफ़र लेगा वो यहाँ पे। उसके लिए क्या होगा, परचेज। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफ़र किया तो डिपार्टमेंट ए के लिए वो सेल हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद डिपार्टमेंट बी ने उसे लिया, उस ट्रांसफ़र को लिया, तो डिपार्टमेंट बी के लिए वो यहाँ पे परचेज की तरह दिखाया जाएगा। उसी तरह डिपार्टमेंट बी ने अगर ट्रांसफ़र किया डिपार्टमेंट सी को तो वो यहाँ ट्रांसफ़र आएगा सेल की तरह, और डिपार्टमेंट सी ने जो ट्रांसफ़र एक्सेप्ट किया वो ट्रांसफ़र यहाँ पे परचेज की तरह यहाँ पे आएगा। ठीक, इस तरह से क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है, सेल, और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, जो और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हमें एलोकेट करना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग बेसिस होता है, वो हम आपको समझाएंगे धीरे धीरे जैसे ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे, फिर इस तरह से नेट प्रॉफिट हम कंप्यूट कर लिए ईच डिपार्टमेंट्स का। ठीक, अब आगे बात करते हैं कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट हमने क्यों बनाया, मैंने अभी बताया था आपको। कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाने का पर्पस है कंपनी का प्रॉफिट कंप्यूट करना। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ अलग अलग डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट किया। अब कंपनी का प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करने के लिए कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाया जाता है। तो उसके लिए नेट प्रॉफिट तीनों डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आएंगे, जो एक्सपेंसेस एलोकेट नहीं हो सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते आपस में डिपार्टमेंट्स में, उसे हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, फिर या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो अब आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है बस, स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व क्या है, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ क्यों आया और ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ क्यों दिखाया हमने, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ क्यों, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ क्यों। उससे भी पहले क्वेश्चन ये है कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व क्या है। तो ये दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है। तो आप एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक XYZ का दे, XY का एट कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है। परचेजेस, वेजेस, सेल्स Z का दे रखा है। लोड ऑन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र है मतलब कितना लोड किया, X ने 10% लोड किया कॉस्ट पे, जो भी X की कॉस्ट थी उस पे 10% X ने लोडिंग कर दी। Y ने 20% लोड किया ऑन सेल्स, सेल पे लोड किया Y ने प्रॉफिट। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक
उसके बाद एक्सपेंसेस। ओके, तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर्मेट तैयार है दोस्तों। मैंने फॉर्मेट इसलिए तैयार करके रखा है ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो भी अननेसेसरीली ज़्यादा लंबी ना हो। सो बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, ईच डिपार्टमेंट्स की। अब हर एक डिपार्टमेंट का हम अलग अलग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, टू ओपनिंग स्टॉक। एक्स का कितना है, एक्स का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 1 लाख। वाई का 80,000 एंड जेड का कुछ भी नहीं। जेड का कोई ओपनिंग स्टॉक है जी नहीं। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद टू परचेज, परचेज कितना है, एक्स का 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज़। वाई का कोई परचेज नहीं, जेड का कोई परचेज नहीं। ठीक, टू वेजेस, वेजेस कितना है फ्रेंड्स, आप देखेंगे 1 लाख रुपीज़ एंड वाई का 2 लाख, जेड का नील। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया है, बाय सेल्स सेल्स कितना है, सेल्स एक्स का नहीं दिया है क्वेश्चन में, वाई का नहीं दिया है, जेड का 10 लाख, कितना 10 लाख रुपए। ओके ओके, उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000 एक्स डिपार्टमेंट में, वाई डिपार्टमेंट 20,000 एंड जेड डिपार्टमेंट में 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये सारा डेटा जो हमारे पास अवेलेबल था क्वेश्चन में, और आगे हमें जो कुछ करना है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को और वाई डिपार्टमेंट ने एक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है कुछ। तो ऐसा कुछ हमें क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि लोड, प्रॉफिट लोड किया हुआ है एक्स डिपार्टमेंट ने 10% और वाई डिपार्टमेंट ने 20% प्रॉफिट लोड किया हुआ है। तो एक्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट पे लोड किया है, वाई डिपार्टमेंट ने सेल पे लोड किया है। ओके, तो इसकी हेल्प से हम ट्रांसफ़र निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र की। एक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कैसे कंप्यूट करेंगे, एक्स डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट लेंगे सबसे पहले। तो कॉस्ट में 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस मिला के 4 लाख रुपीज़ हो गया। माइनस करेंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, तो निकल के आएगा वो 3,75,000। ये क्या है, ये कॉस्ट है। तो इसमें हमने प्रॉफिट लोड किया हुआ है 10%, एक्स डिपार्टमेंट में प्रॉफिट लोड किया है 10%, तो 10% ऐड करेंगे तो ये जो अमाउंट आएगी, 4,12,500, ये क्या अमाउंट है, ये ट्रांसफ़र की अमाउंट है। किसने ट्रांसफ़र किया, एक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया। किसको ट्रांसफ़र किया, वाई डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया। उसी तरह से वाई डिपार्टमेंट के ट्रांसफ़र को हम कंप्यूट करेंगे। तो वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है, वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अगर हम देखेंगे तो 80,000 प्लस 2 लाख रुपीज़, 2,80,000 हो गया। और इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान दीजिएगा
4,12,500 ये क्या है? ये ट्रांसफर है, एक्स डिपार्टमेंट के लिए सेल की तरह है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट वाई के लिए क्या है? ये डिपार्टमेंट वाई के लिए ये भी एक कॉस्ट है। तो 80,000 प्लस 2 lakhs प्लस 4,12,500 ये आ गया 6,92,500। इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 माइनस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 6,72,500। ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इस कॉस्ट में प्रॉफिट लोड है। कितना प्रॉफिट लोड है? 20%। 20% प्रॉफिट लोड है। 20% प्रॉफिट लोड है। यहां तो 10% प्रॉफिट लोड था, एक्स डिपार्टमेंट ने 10% प्रॉफिट लोड किया था कॉस्ट पे, तो हमने सीधा कॉस्ट पे 10% ऐड कर दिया। बट यहां क्या किया है? वाई डिपार्टमेंट ने 20% प्रॉफिट लोड किया सेल पे। किस पे? सेल पे। क्या हमारे पास सेल है? जी नहीं, हमारे पास क्या है? कॉस्ट है। ये क्या है? ये कॉस्ट है। लेकिन प्रॉफिट का जो रेट है वो हमें किस पे दिया हुआ है? सेल पे। तो इसे हम किस तरह से निकालेंगे? इसका तो एक तो फॉर्मूला होता है जो आप सबको पता है कि प्रॉफिट अगर रेट अगर कॉस्ट पे दिया है, सॉरी रेट अगर सेल पे दिया है और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, तो 6,72,500 6,72,500 ये हमारी क्या है? कॉस्ट है। और हमारे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सेल पे दिया हुआ है, तो हम किस तरह से कंप्यूट करेंगे? इनटू 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 यानी कि 80। तो ये जो आ जाएगा वो क्या होगा? ये प्रॉफिट का शेयर आ जाएगा 6,72,500 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। कितना आ गया? 1,68,125। ये क्या आ गया? ये आ गया प्रॉफिट। ठीक, ये आ गया प्रॉफिट। एक और तरीका है जिससे हम प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं, जबकि हमें रेट जो दिया हुआ है सेल पे दिया हुआ है और हमारे पास क्या अवेलेबल है? कॉस्ट अवेलेबल है। कितना? 6,72,500। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम ये कंप्यूट करेंगे कि अगर सेल पे 20% प्रॉफिट है तो कॉस्ट पे कितनी होगी। तो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट है, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्रॉफिट एंड S फॉर सेल। हमारे पास सेल अवेलेबल है, तो सपोज सेल 100 है और प्रॉफिट का रेट हमें पता है 20% ऑन सेल। सेल हमारे पास है यहाँ पे, तो सेल का 20% प्रॉफिट 20 हो गया। तो कॉस्ट कितनी हुई? कॉस्ट हो गई 80। कितना हो गया कॉस्ट? 80। तो अब हम कॉस्ट पे प्रॉफिट का शेयर निकाल लेंगे। कितना है? तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 80। ओके, कितना आ जाएगा? 25%। फ्रेंड्स 25%। अब आप देखिए, अगर आप 6,72,500 का 25% निकालेंगे तो भी प्रॉफिट यही आएगा। आप एक बार चेक कर लेते हैं हम। 6,72,500 का 25% कितना आ गया? 1,68,125 सर आ गया। प्रॉफिट कितना आ गया? 1,68,125। अब टोटल ट्रांसफर की वैल्यू क्या आ गई? ट्रांसफर की वैल्यू देखेंगे तो 6,72,500 प्लस
प्रॉफिट 1,06,72,500 कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट कर देंगे हम 1,68,125 इज इक्वल टू प्लस 6,72,500 कितना आ गया 8,40,625। ये आ गया आपका y ने जो ट्रांसफर किया z को। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ट्रांसफर को हमने कैसे कंप्यूट किया। सबसे पहले एक्स डिपार्टमेंट ने कॉस्ट लिया टोटल, एक्स डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस, टोटल 4 लाख हो गया। क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो ये 3,75,000 कॉस्ट आ गई। हमारे पास प्रॉफिट का रेट पता है हमें कि एक्स डिपार्टमेंट ने 10% प्रॉफिट लोड किया है ऑन कॉस्ट, और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है, तो 10% ऐड कर देने के बाद 4,12,500 ये क्या आ गया, ट्रांसफर आ गया। एक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया वाई डिपार्टमेंट को। उसी तरह वाई डिपार्टमेंट का हम जब कंप्यूट करेंगे तो वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालेंगे। वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नहीं है तो वेजेस, तो 80,000 प्लस 2 lakhs इज इक्वल टू 2,80,000, लेकिन 4,12,500 ये ट्रांसफर किया था एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को, तो वाई डिपार्टमेंट के लिए ये भी कॉस्ट है क्योंकि वाई डिपार्टमेंट ने एक्स डिपार्टमेंट को इतना प्राइस पे किया तब इसको लिया, तो 4,12,500 क्या है, ये भी कॉस्ट है वाई डिपार्टमेंट के लिए। तो उसको ऐड करने के बाद 2,80,000 में उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6,72,500 टोटल कॉस्ट। 6,72,500 टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट सर कितना दिया है, प्रॉफिट 20% दिया है, 20% ऑन सेल दिया है। तो ये दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। एक तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला है 6,72,500 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, तो इस तरह से प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है और प्रॉफिट का रेट सेल पे दिया है, तो ये तरीका है कंप्यूट करने का प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है बाय द वे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ। आपके पास अगर सेल पर प्रॉफिट का रेट क्या है ये आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं कि कॉस्ट पर कितना होगा। तो उसके लिए आप मान लीजिए सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है और कॉस्ट 80 है, ठीक है। तो सेल 100 है तो प्रॉफिट का रेट 20% है, इस तरह से प्रॉफिट कितना हो गया, 20 हो गया। तो प्रॉफिट 20 है, सेल 100 है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कितना आ गया, 80 आ गया। अब 20 रुपीज़ जो प्रॉफिट है ये कितना परसेंट है कॉस्ट का, ये हम निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। ओके, तो 25% सीधा सीधा अगर हम निकाल लेंगे तो भी यही आएगा प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें दोनों का ट्रांसफ़र पता चल गया। तो एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को कितना ट्रांसफ़र किया, 4,12,500। और वाई डिपार्टमेंट ने जेड डिपार्टमेंट को कितना ट्रांसफ़र किया, 8,40,625। 8,40,625, ठीक। थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ लीजिएगा। तो 8,40,625 ये टोटल ट्रांसफ़र है। सेम यही ट्रांसफ़र अब यहाँ भी दिखेगा, 2 ट्रांसफ़र करके कितना दिखेगा यहाँ पे, एक्स ने जो ट्रांसफ़र किया वो वाई में आएगा। वाई के लिए क्या है, वो कॉस्ट है, तो 4,12,500। और वाई ने जो ट्रांसफ़र किया वो जेड के लिए क्या है, कॉस्ट है, तो 8,40,625 ये ट्रांसफ़र इनके लिए आ गया, ठीक है। तो ट्रांसफ़र हमने कंप्यूट कर लिया। अब क्या आ जाएगा, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। या अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो क्रॉस लॉस आ जाएगा। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर हम देख लेते हैं एक बार क्या आता है।
4,12,500 प्लस 25,000 प्लस 2 तो ये टोटल आ गया 4,37,500। ठीक, आगे वाई कितना आ गया 8,40,625 प्लस 20,000 प्लस 8,60,000 625 ये आ गया। जेड का कितना आ गया 10,10,000 10,10,000। स्पेस थोड़ा कम है, आप समझ लीजिए, ऐड करके आप देख लीजिएगा। 10 लाख प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,10,000। ये टोटल आ गया किसका जेड डिपार्टमेंट का। ओके, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स डिपार्टमेंट की। तो 4,37,500 माइनस 1 लाख 2 लाख 1 लाख 4 लैक्स इज इक्वल टू 37,500। तो 37,500 क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद वाई डिपार्टमेंट की बात करेंगे 8,40,625 प्लस 20,000 8,60,625 8,60,625 माइनस करेंगे हम यहाँ पे 2,80,000 माइनस 4,12,500 4,12,500 तो आ गया 1,68,125। ये क्या आ गया वाई डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक, उसके बाद जेड डिपार्टमेंट का देखेंगे तो 10,10,000 10,10,000 माइनस 8,40,625 1,69,375। ठीक, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्रॉस चेक करना चाहते हो तो उसका भी तरीका है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हो। आप देखिए डिपार्टमेंट एक्स का जब हम ट्रांसफ़र निकाल रहे थे तो यहाँ पे हमने क्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट कितना 10% ऐड किया था 10%। तो 3,75,000 का 10% कितना हुआ 37,500। यहाँ देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 37,500। यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कितना, यहाँ पे हमने जब ट्रांसफ़र हम कंप्यूट कर रहे थे तो हमने कितना प्रॉफिट कंप्यूट किया था 1,68,125। यहाँ पर देखें ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना आया 1,68,125। ओके, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आगे ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 37,500 168 125 और यहाँ पे 1,69,375। ठीक, टू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। जी हाँ, एक्सपेंसेस कितना दे रखा है देख लेंगे एक बार 8,000 10,000 एंड 15,000। ओके,
8,000, 10,000 एंड 15,000। इस तरह से हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया इस तरह से। एक्स डिपार्टमेंट का 29,500, वाई डिपार्टमेंट का 1,58,125 एंड जेड डिपार्टमेंट का 1,54,375। ओके, तो ये हो गया एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट एंड जेड डिपार्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अभी बाकी है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट निकालना। क्या है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट? जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि कंपनी का अल्टीमेटली क्या प्रॉफिट होगा, ये निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिपार्टमेंट्स का जो भी नेट प्रॉफिट है वो यहाँ हम ट्रांसफ़र करेंगे। डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड का ये टोटल नेट प्रॉफिट 3,42,000 हो गया। ओके, अब क्या ये 3,42,000 तीनों डिपार्टमेंट का जो नेट प्रॉफिट है ये ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का हो गया? क्या ये करेक्ट प्रॉफिट होगा? तो जी नहीं, ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। कंपनी के लिए ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। 3,42,000 करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। करेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या होता है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एंड टेक्निकल चीज़ इस चैप्टर का यही है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको चैप्टर समझ में आ गया। तो एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट एंड जेड डिपार्टमेंट, तीन डिपार्टमेंट्स हैं। यही तीनों डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं तीनों का एग्जांपल लेंगे हम। तो एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया, कितना? 4,12,500 ये ट्रांसफर किया। ये एक्स डिपार्टमेंट के लिए क्या है? एक्स डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर किया तो एक्स डिपार्टमेंट के लिए सेल हुआ। लेकिन यही वाई डिपार्टमेंट के लिए क्या है? कॉस्ट है। क्या है? कॉस्ट है। और इस कॉस्ट में एक्स का तो एक्स डिपार्टमेंट ने जो भी ट्रांसफर किया वो एक्स डिपार्टमेंट के लिए सेल हुआ, बट वाई डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट हुआ। ओके, अब वाई डिपार्टमेंट ने फर्दर इसको प्रोसेस किया एंड इसको बनाया फिनिश गुड्स। प्रोसेस करने के बाद इसको बनाया फिनिश गुड्स और देन उसने जेड को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यही प्रोसीजर हुआ है, ट्रांसफर टू जेड। तो ये जो फिनिश गुड्स है जो वाई डिपार्टमेंट ने बनाया, क्या ये पूरा बिक गया? क्या इसने पूरा ट्रांसफर कर दिया था? क्वेश्चन ये है कि क्या वाई डिपार्टमेंट के पास जो भी फिनिश गुड्स था उसने पूरा ट्रांसफर कर दिया था? तो जी नहीं। वाई डिपार्टमेंट के पास जो भी फिनिश गुड्स था उसमें से 20,000 स्टॉक बच गया था। क्या बच गया था? स्टॉक बच गया था। तो वाई डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है 20,000, स्टॉक की जो वैल्यू है 20,000 जो स्टॉक है, इस स्टॉक में एक्स से आए हुए 4,12,500 के ट्रांसफर का कुछ हिस्सा है। जी हाँ है। ये हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कि एक्स डिपार्टमेंट से आए हुए ट्रांसफर का वाई डिपार्टमेंट के स्टॉक में कितना
शेयर है, उसको निकालने के लिए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कंटेंट रेशियो। क्या करना पड़ेगा? कंटेंट रेशियो। ठीक, तो सबसे पहले समझ लीजिए स्टॉक रिजर्व क्या है। एक्स डिपार्टमेंट ने वाई डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफ़र किया 4,12,500 रुपये कॉस्ट, और उसको फर्दर वाई डिपार्टमेंट ने जेड डिपार्टमेंट को जो भेजा है, तो क्या पूरा भेज दिया? अगर पूरा नहीं भेजा तो उसमें स्टॉक बचा 20,000। जी हाँ, स्टॉक बचा। तो क्या इस 20,000 में एक्स का कुछ शेयर है? अगर एक्स का कुछ शेयर है 20,000 में, तो उसमें एक्स ने प्रॉफिट लोड किया था 10%, 10% प्रॉफिट लोड है इसमें, और ये 10% प्रॉफिट क्या रियलाइज हुआ? जी नहीं। तो ये 10% प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज कब होता है? जब ये पूरा सेल हो जाता। लेकिन क्या पूरा सेल हुआ? नहीं। तो जो सेल नहीं हुआ है वो हिस्सा, उसमें जितना प्रॉफिट का हिस्सा है वो हिस्सा, वो स्टॉक रिजर्व कहलाएगा या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहलाएगा। अब हम सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो कंप्यूट करते हैं सबसे पहले इन वाई स्टॉक। इन वाई स्टॉक क्या? कंटेंट रेशियो। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? कंटेंट रेशियो। कंटेंट रेशियो ऑफ एक्स इन वाई। एक्स डिपार्टमेंट का कितना कंटेंट है वाई डिपार्टमेंट में, ये कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स की टोटल कॉस्ट क्या है? हमें क्या निकालना है? कंटेंट रेशियो ऑफ एक्स इन वाई। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स ने वाई को कितना ट्रांसफ़र किया था? एक्स ने वाई को कितना ट्रांसफ़र किया था? 4,12,500। ये कितना परसेंट है? किसका? किसका कितना परसेंट है? टोटल कॉस्ट ऑफ वाई का। वाई के टोटल कॉस्ट का ये कितना परसेंट है, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो 4,12,500 कितना परसेंट है टोटल कॉस्ट ऑफ वाई का? टोटल कॉस्ट ऑफ वाई कितना है देखेंगे हम यहाँ पे। ओपनिंग स्टॉक को कॉस्ट में लेंगे? जी नहीं, क्योंकि ये कॉस्ट नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ये तो पिछले साल से आया हुआ है, हम इसे लेंगे 2 lakhs। ठीक है, ये 2 lakhs प्लस ये 4,12,500, ये टोटल कॉस्ट क्या है वाई डिपार्टमेंट की। तो एक्स डिपार्टमेंट से जो ट्रांसफ़र आया था वो था 4,12,500। ये कितना परसेंट है किसका? 4,12,500 प्लस 2 lakhs का। इससे क्या आ जाएगा? कंटेंट रेशियो आ जाएगा। एक बार हम कंप्यूट कर लेते हैं इसको। 4,12,500 तो 100 डिवाइडेड बाय 6,12,500, ये आ गया 67%, 67.35%। ये कंटेंट रेशियो आ गया। ओके, ये आ गया कंटेंट रेशियो। अब आगे
प्रॉफिट लोडेड इन स्टॉक, कितना प्रॉफिट लोड किया था स्टॉक में इन्होंने? 10% लोड किया था। 10% किस पे लोड किया था? कॉस्ट पे लोड किया था। 10% किस पे लोड किया था? कॉस्ट पे लोड किया था। तो यहां पे स्टॉक कितना है वाई डिपार्टमेंट का? वाई डिपार्टमेंट का स्टॉक कितना है? 20,000। 20,000 वाई डिपार्टमेंट में टोटल क्लोजिंग स्टॉक है। तो फ्रेंड्स 20,000 का गुड्स नहीं बिक पाया, 20,000 का फिनिश गुड्स नहीं बिक पाया। तो 20,000 का फिनिश गुड्स क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें 67.35% शेयर है एक्स डिपार्टमेंट का। किसका? एक्स डिपार्टमेंट का। उस पर एक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट लोड किया था 10% ऑन कॉस्ट, इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा और यहां आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इन वाई स्टॉक। वाई के स्टॉक में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कंप्यूट कर रहे हैं हम। तो 20,000 इंटू 67.35% इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ गया 1224.5। ये क्या आ गया? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इस वाई के स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन वाई स्टॉक। ठीक, ये आ गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाई के स्टॉक में। ओके, अब आगे बात करते हैं इन जेड स्टॉक। जेड के स्टॉक में कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये कंप्यूट करना है आगे हम। इसको कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कंटेंट रेशियो ऑफ वाई, इन जेड। जेड डिपार्टमेंट में वाई डिपार्टमेंट का कितना कंटेंट है। तो यहाँ वापस आते हैं, ट्रांसफ़र। वाई डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया है 8,40,625। ये ट्रांसफ़र किया इन्होंने 8,40,625। यहाँ जेड ने कोई कॉस्ट, फर्दर कोई कॉस्ट इंक्लूड किया है? जी नहीं, कोई कॉस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। टोटल ट्रांसफ़र ही जो वाई डिपार्टमेंट से टोटल ट्रांसफ़र है वही इनकी कॉस्ट है। तो हम ये कहेंगे कि जेड डिपार्टमेंट में वाई डिपार्टमेंट का 100% कंटेंट है। तो वाई डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से जेड डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो वाई डिपार्टमेंट का जो भी ट्रांसफ़र है वही जेड डिपार्टमेंट का, वाई डिपार्टमेंट का जेड डिपार्टमेंट में कंटेंट है। एक बार फिर से देख लीजिए, वाई डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र किया 8,40,625 जेड डिपार्टमेंट को, और जेड डिपार्टमेंट ने फर्दर कोई कॉस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए ये 8,40,625 ये किसका कंटेंट है? वाई का कंटेंट है। तो ये एक तरह से क्या कहेंगे हम? 100% कंटेंट है। तो कंटेंट रेशियो ऑफ वाई इन जेड इज इक्वल टू 100%।
कितना 100%। प्रॉफिट ऑफ वाई इन जेड, आगे प्रॉफिट ऑफ वाई इन जेड डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट में वाई का कितना प्रॉफिट शेयर है ये हम कंप्यूट करेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा 100% कंटेंट रेशियो है। कितना स्टॉक है जेड डिपार्टमेंट के पास, जेड डिपार्टमेंट के पास स्टॉक है टोटल 10,000, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 10,000, 10,000 स्टॉक है। जेड डिपार्टमेंट में 10,000 का स्टॉक है, 10,000 का स्टॉक है, जो कि 100% किसका कंटेंट है इसमें, वाई डिपार्टमेंट का। और वाई डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट लोड किया, वाई डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट लोड किया, 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। ये जो स्टॉक है इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, इसलिए ये सेल वैल्यू ही माना जाएगा। तो सेल वैल्यू पे ही 20% दिया हुआ है, तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे 10,000 का 100%, 10,000 उसका 20%, 2,000। ठीक है, ये क्या आ गया 2,000। ये प्रॉफिट एलिमेंट है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ये भी क्या है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, आगे अगर ये 2,000 प्रॉफिट शेयर है तो वाई डिपार्टमेंट की कॉस्ट कितनी हो गई, इट मींस कॉस्ट ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 8,000। ये क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, स्टॉक की कॉस्ट आ गई है। अब इस स्टॉक में एक्स डिपार्टमेंट का भी कंटेंट है और एक्स डिपार्टमेंट का वाई डिपार्टमेंट में कितना कंटेंट है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो वापस हम इसको कंप्यूट करेंगे, 8,000 इंटू 67.35%। ये किसका कंटेंट है, एक्स डिपार्टमेंट का, और एक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कितना लोड किया है 10%, बट 10% ऑन कॉस्ट है। और ये क्या है, सेल वैल्यू, किसके लिए सेल वैल्यू है, ये वाई के लिए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 489, या फिर राउंड फिगर अगर हम करेंगे तो 490, ये आ जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट। ये था अनरियलाइज्ड। तो अब बात करेंगे टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया। यहाँ पे 12,224.5 है, प्लस 2,000 प्लस 490 इज इक्वल टू 3,714.5, या राउंड फिगर हम कर देंगे इसको तो 3,715। ओके, ये टोटल क्या आ गया, क्लोज। ओके, तो ये हुआ टोटल अनरियलाइज प्रॉफिट 1224.5 प्लस 2,000 प्लस 490
इज इक्वल टू 3714.5 राउंड फिगर 3715, ये टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। अब इस टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को हम कहाँ लेके जाएंगे? अब हम यहां बनाएंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है? यहां पे हमने नेट प्रॉफिट तीनों डिपार्टमेंट्स का दिखा दिया है। अब यहां पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व दिखाना बाकी था, जो हमने दिखा दिया 3715, ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। और यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर है, यहां जो बैलेंसिंग फिगर है ये है नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसको बोलेंगे हम करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो है ये है कंपनी का करेक्ट नेट प्रॉफिट। ओके, तो ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन रहा। आपको ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो ये एक एग्जाम्पल रहा। आगे जो हम करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल का प्रैक्टिस। तो ये रहा करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये रहा करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का करेक्ट नेट प्रॉफिट ये है क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व को कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाने के बाद। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन। इस एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिपार्टमेंटल अकाउंट का, ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आगे से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल का एक एक क्वेश्चन लेके हम पूरा प्रैक्टिस मैनुअल सॉल्व करेंगे एंड आरटीपी से क्वेश्चन उठाएंगे, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराया, उस एग्जाम्पल से आपके ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटल अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी अगर कुछ डाउट है तो वो आगे हम प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। सो आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर फीडबैक। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ और आपको ये लगता है कि मुझे यूट्यूब पे एडवांस अकाउंटिंग के सारे चैप्टर्स अपलोड करने चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।